पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने किस तरह से मेसोपोटामिया के ज्योग्राफी के कारण, मेसोपोटामिया के फर्टाइल लैंड के कारण, मेसोपोटामिया में दो नदी टिग्रिस और एफ्रेट के कारण मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन या मेसोपोटामिया में कह सकते हो सबसे पहले सरप्लस प्रोडक्शन का विकास हुआ। उस सरप्लस प्रोडक्शन के कारण मेसोपोटामिया के लोगों का जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया और वहां पे शहरों का विकास हुआ। तो जो शहरों का विकास होता है, उस शहरों के विकास के कारण मेसोपोटामिया में ऊर, उरूक, मारी, बेबीलोन, इस तरह के शहर एक दूसरे करके टाइम टू टाइम इसका डेवलपमेंट होता रहता है। और शहर के बारे में आपको पता होता है कि शहर के कई सारे फीचर्स। एक शहर को बनने के लिए क्या चाहिए? शहर को बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शहर में ट्रेड होना चाहिए, शहर में व्यापार होना चाहिए, शहर का जो कम्युनिकेशन है, शहर तक जो लोगों की पहुंच है, चाहे वो गांव के लोगों का हो या दूसरे शहर के लोगों का हो, उस पहुंच का जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो वेल डेवलप होना चाहिए ताकि उस शहर का व्यापार दूसरे शहर या गांव से आसानी से हो सके। तो शहर अपने आप में शहर नहीं होता। शहर को बनाने के लिए बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो दिखता तो शहर में नहीं है लेकिन वो शहर के लिए बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली के बारे में आप बात करो, दिल्ली, तो आपको लग रहा है कि दिल्ली अपने आप में एक शहर है, सब कुछ यहाँ पे है, आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये मत समझना कि दिल्ली अपने आप में शहर। दिल्ली को बनाने वाले, दिल्ली के चारों तरफ के जो गांव हैं, वो दिल्ली को दिल्ली बना रहा, क्योंकि दिल्ली के लोगों के खाने के लिए, दिल्ली के लोगों के सेवा के लिए, दिल्ली के लोगों के में मजदूरी करने के लिए, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने के लिए दिल्ली सफिशिएंट नहीं है। दिल्ली, सिर्फ दिल्ली वाले सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए अलग अलग गांव से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो चीज की कमी है उसको वो प्रोवाइड करते हैं। और जो यहाँ पे एक्सेस चीज है, जो चीज दिल्ली वाले जो चीज कमा रहे हैं, जिन चीजों से, जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको बेचने वाला मार्केट भी चाहिए। तो ये यहाँ से गांव गांव तक यहाँ की चीजें पहुंचती है और यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ के गांव से, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से होती है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी होता है। शहरों का जो विकास है वो डिपेंडेंट होता है दूसरी चीजों पे भी। हम जो आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या फीचर्स हैं। जो टॉपिक है वो द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। तो अर्बनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कोशिश है ये मेसोपोटामिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा। ये कोशिश आपके अभी जो वर्तमान शहर है दिल्ली या वर्तमान शहर है मुंबई, अभी का जो मॉडर्न सिटी है उस सिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ, क्योंकि चीजें जो है ना, जो टाइम है, टाइम का जो फ्रेम है, टाइम फ्रेम का जो डेवलपमेंट का लेवल है वो चेंज है। तो ये चेंज के कारण हम इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको उसी रूप में देखेंगे। अब देखो, जो रिटेन रिकॉर्ड्स, राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था मेसोपोटामिया के टाउन के डेवलपमेंट में। लेकिन अभी के बारे में जो सोचते हैं तो इस पे उतना ध्यान नहीं जाता है जितना ध्यान हम अभी दिल्ली के विकास की बात करेंगे। तो इस तरह इसकी जब बात की जाएगी तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम का, मास कम्युनिकेशन सिस्टम का, इंटरनेट का, टीवी का, रेडियो का, उसका ज्यादा अभी मॉडर्न जो एस्फेरीमीटर है, मॉडर्न जो स्फीयर्स है, उसमें ये सारा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलो, मेसोपोटामिया का शहरीकरण का क्या महत्व था। देखो, किसी भी शहर में जो फूड प्रोडक्शन होता है उसके अलावा भी कई तरह के चीजें होती हैं। मेसोपोटामिया के साथ भी होते सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज ट्रेड था, मैन्युफैक्चरिंग था और सर्विस सेक्टर। अब ट्रेड क्यों, मैन्युफैक्चरिंग क्यों, सर्विस सेक्टर, सर्विस जो सेक्टर है ये क्यों? अगर ये नहीं तो शहर नहीं, सिंपल सी बात है। तो मेसोपोटामिया में आपको पता होगा कि अगर देखा जाए रॉ मटेरियल के हिसाब से तो मेसोपोटामिया में जो
कच्चे माल जैसे स्टोन की बात करते हैं, जैसे मेटल्स की बात करते हैं, तो नेचुरली नहीं पाया जाता। लेकिन आप देखोगे कि उच्च कोटि के मन के बने हुए, उच्च कोटि के पत्थरों के औजार हैं, उच्च कोटि के शिल्प की आकृति है, उच्च कोटि के उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए थे, अच्छे उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे, कैसे बनाए होंगे? उनके पास प्रीशियस स्टोन्स मिले, ये सब कहाँ से आया? जब वहां नेचुरली मेसोपोटामिया के एरिया में वो चीज नहीं मिल रहा है तो कहाँ से आया होगा? जाहिर सी बात है ट्रेड से आया होगा। तो इसका मतलब उनका ट्रेड का डेवलपमेंट उन्होंने कर रखा था, और दूसरे सभ्यता, दूसरे उनके जो जैसे ईरान हो गया, टर्की हो गया, या हो सकता है एट द सेम टाइम इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ से भी, या उस टाइम ओमान से, इस तरह के जगहों से उनका ट्रेड कम्युनिकेशन था, जिससे उनकी जो चीजों की आवश्यकता होती थी वो उनसे फाइंड आउट कर, बदले में इनके पास फूड प्रोडक्ट्स ज्यादा होता था, तो ये बदले में फूड प्रोडक्ट्स देते होंगे। तो ये इन्होंने इस तरह से ट्रेड को डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी सामान को बनाना। आपको पता होगा ये कच्चे माल को, जो मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, या अन्य चीजें हैं, या टिम्बर्स हो गए, लकड़ियां हो गए, ये दूसरों जगह से मंगाते थे, और उसको इनके मेसोपोटामिया के शहरों में रहने वाले जो कारीगर थे वो इन चीजों को बनाते थे, उनके पास अच्छे स्किल्स हुआ करते थे। तो मैन्युफैक्चरर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, और सर्विस मतलब होता है सेवा देने वाला, यही मैन्युफैक्चरर, वीवर्स, टाउन पीपुल जो है एक दूसरे को सेवा करते हैं। सेवा करने का मतलब एक दूसरे के जो किसी को जो सामान चाहिए, जैसे ट्रेडर्स में भी, ट्रेडर मान लो व्यापारी है, तो व्यापारी कौन सामान कहाँ से ला रहा, एक तरह का सेवा है, और अपने जो टाउन के जो मैन्युफैक्चरर उसको वो चीज प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ये सेवा है। और मैन्युफैक्चरर जो चीज बनाया, फिर वो बना के फिर इस ट्रेडर को दे दिया, या ट्रेडर फिर उसको बेच रहा है, ये भी सेवा है। तो इस तरह के कई तरह की सेवाएं शहरों में हुआ करती थी, और फूड प्रोडक्शन भी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी चीज है कि अर्बन पीपल का जो लाइफ होता है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। मैंने अभी बताया था कि अर्बन पीपल दूसरे जो टाउन है, दूसरे टाउन या दूसरे विलेज जो है, जो उनके नजदीक के या दूर के भी उस पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अर्बन पीपुल ऑटोमेटिक, जब विलेज की जनसंख्या थोड़ी कम होती है, और जब वही विलेज पहले कस्बा का रूप लेता है, मतलब छोटा सा टाउन जिसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है, मतलब टाउन जैसा भी लाइफ है और गांव जैसा भी लाइफ है, उसको बोलते हैं कस्बा। और उसी का बहुत ज्यादा जब डेवलपमेंट हो जाता है तो फुल्ली टाउन बन जाता है। जब फुल्ली टाउन बनता है तो जो फूड का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का जो काम, वो बहुत कम मात्रा में होने लगता है, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेड काम ज्यादा मात्रा में। इस तरह से क्या होता है कि टाउन जो है वहां पे घनी जनसंख्या भी होती है, पॉपुलेशन भी ज्यादा होता है कुछ। तो इन सब कारणों से उस पॉपुलेशन की जो आवश्यकता है, जो नीड है, नीड कई तरह के, एक तो खाने की नीड है, उसके लिए भी गांव पे डिपेंड रहना पड़ेगा, दूसरे शहरों पे। दूसरी चीजें उनके जो वर्क्स, उनके जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज को करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल जरूरी नहीं है उसी टाउन में तो रॉ मटेरियल बहुत कम ही होता है, उसको गांव से ही लाना होता है, या दूसरे शहरों से ला सकते हैं, या दूसरे देश से ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता होगा, इन लोगों को दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो ये है डिपेंड्स ऑन अदर सिटी और विलेजेस। तो मेसोपोटामिया की सिटी उरुक या मारी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं, वो भी किसी न किसी दूसरे सिटी हो या दूसरे विलेज हो या नजदीक के विलेज, उस पे वो डिपेंड थे। थर्ड पॉइंट है द डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। डिवीजन ऑफ लेबर था, ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो किसी भी टाउन में जब रहते हो ना, हर आदमी से प्लम्बर का काम है आपका पानी का, मान लो वाटर फट गया या नल खराब हुआ तो उसको ठीक करना। लेकिन वही प्लम्बर जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ा भी दे, ऑनलाइन क्लास भी ले ले। तो प्लम्बर का काम और प्लम्बर का अपना ग्रुप होना, और टीचर का अपना ग्रुप। तो टीचर का सर्विस से टीचर की सेवा करना यह है कि वो पढ़ाएं आपको। प्लम्बर का काम यह है कि आपका अगर पानी का प्रॉब्लम आ गया, आपका नल खराब हो तो आके ठीक कर दे।
उसी तरह से तो जब शहर होता है तो शहर में इस तरह से डिवाइड होता है, लेबर का एक तरह का प्रॉपर डिवीजन होता है, और ये जो प्रॉपर डिवीजन होता है ये एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे के वर्क को सपोर्ट करते। ले जो प्लम्बर है या प्लम्बर कलावेज वाले, रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम हैं, तो हमारे लिए उनके जो फादर हैं, मदर हैं, वो हैं। उसके अलावा दुकानदार का भी अपना एक ग्रुप है, तो दुकानदार भी, वो भी अगर लेबर डिवीजन ऑफ लेबर करोगे तो एक डिवीजन दुकानदारों का भी होगा, शॉपकीपर्स का भी होगा, जो आपके घर तक सामान पहुंचाता है या आप वहां से सामान खरीद के लाते हैं। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो मेसोपोटामिया की जब बात करते हैं तो वहां पे प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर पाया गया। वहां पे स्किल्ड वीवर्स हैं, कपड़ा बुनने वालों का एक समूह, स्ट्रॉन्ग समूह होता है वहां के शहरों में। वहां के शहरों में अच्छे स्टोन वर्क करने वाले लोगों का समूह था। वहां के शहरों में अच्छे बीड्स, मन के गहने बनाने वाले लोगों का समूह था। वहां के लोगों में जैसे कि कांस्य, ब्रॉन्ज एज माना जाता है कि मेसोपोटामिया का जो एज है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है उस टाइम के लोग जो टूल्स के रूप में बेसिकली जिस मेटल का यूज करते थे वो कहलाता था ब्रॉन्ज। और ये ब्रॉन्ज जो है ये बनता है, याद रखना इसको हिंदी में कांस्य बोलते हैं। ये ब्रॉन्ज बनता है टू मेटल्स को मिला के, एक कॉपर दूसरा टिन, ये दोनों को मिला के प्रॉपरली बनाया जाता है। तो ब्रॉन्ज बनाने की भी अपनी स्किल होती है, ये आप और हम सब नहीं बना सकते। तो इनका भी एक ग्रुप हुआ, इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक लेबर का इनका एक ग्रुप होगा। अब इस ब्रॉन्ज के टूल को बनाने का ग्रुप और ब्रॉन्ज के टूल से दूसरे सामान को बना, क्योंकि आप जैसे कि अभी कोई भी चीज बनाते हो तो लोहे के सामान से ही काटते हो चीजों को, लोहा बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो लोहे के सामान, लोहा बनाना अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है। और लोहा के सामान का यूज करके कोई लकड़ी काटने का काम करता है तो बहुत अच्छा बढ़ई, कारपेंटर जिसको बोलते हैं, तो एक गुड कारपेंटर का भी एक ग्रुप होगा। और उसी लोहे के सामान से लोग मूर्तियां भी बनाते हैं तो मूर्तिकारों का भी एक अपना ग्रुप होगा। और उसी लोहे के सामान से जो करनी और हैमर, हथौड़ा, ये सारी चीजें होता है, जो मेसन वर्कर होते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, उनका भी एक अपना ग्रुप होता है। तो जो मेसोपोटामिया के शहरों में जो रहने वाले लोग थे उनका प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर था, ये चीज आपको समझाना। इसी के कारण मेसोपोटामिया के शहरों में सेवरल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्रॉपरली हो रहा है। उसमें सेवरल काइंड्स के ट्रेडर्स भी थे जो सामान को दूसरे शहरों, दूसरे गांव, दूसरे सभ्यता से मंगाते थे, उनका भी एक अपना ग्रुप था। तो ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। और आपको पता होगा इन सारी चीजों को होने के लिए नीड ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती थी। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है? व्यापारियों का सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, दस्तकारों का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, या हो सकता है, या होता होगा। इतना ही नहीं, व्यापारियों के अलावे जो अच्छे अच्छे मूर्तिकार होगा तो उनका भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, मेसन वर्क करने वाले का भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इतना तक लिमिटेड नहीं है। एक टाउन को टाउन बनने में याद रखना, जो आदमी अच्छी मूर्ति बना रहा है उसको ये भी पता नहीं होता कि उसकी उस जिस पत्थर का मूर्ति बना रहा है वो पत्थर कहां से आया, वो स्टोन कहां से आया, वो पता होगा उस व्यापारी को, जिस व्यापारी ने लाया है। मूर्तिकार का काम है मूर्ति बनाने की, मूर्ति बनाने को उसको पत्थर चाहिए, छेनी हथौड़ी चाहिए, और छेनी हथौड़ी उसके पास है, वो पत्थर किससे खरीदेगा? ट्रेडर से खरीदेगा, जो व्यापारी कहीं से लाया है उसे खरीद को वो बनाएगा। और इसके लिए शहर में स्टॉक्स होने चाहिए। आप मान लो मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए तैयार है, उसके बाद पत्थर नहीं मिल रहा, मेसन वर्कर घर बनाने के लिए तैयार है और पता चला कि जो घर बनाने वाले लोग हैं उनके पास ब्रिक्स नहीं है। तो मेसन वर्कर को ये इससे क्या मतलब है ब्रिक कहां से आता है? ये तो काम है उस व्यापारी का जो ब्रिक का व्यापार कर रहा है। तो इस तरह का एक सोशल सेटअप, एक शहरी सेटअप होता है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाए होते हैं, जिसमें कि हर चीज की क्षतिपूर्ति, उसका प्रॉपर स्टॉक्स और उन चीजों का प्रॉपर, मतलब ये एक तरह से एक ऐसा सिस्टम, एक चेन होता है, एक चेन जिस चेन में सारी चीजों की पूर्ति की जाती है। और जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजों का ज्ञान सबको हो,
जो काम जो कर रहा है वो वहां तक लिमिटेड है, वो कहां से कौन चीज आया ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनाइज हर एक वर्क जो था वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ करता है। तो ये चीजें आपको इसमें, और इन सारी चीजों के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ये प्रॉपरली हो, सामान कहाँ से आया, कैसे आएगा, व्यापारियों को इसके लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता होती होगी। व्यापारियों ने इसके लिए क्या किया, लिखने के तरीके का, व्यापारियों ने, राजाओं ने, शिल्पकारों ने, वहां के लोगों, मेसोपोटामिया के शहरी लोगों ने लिखने के तरीका का विकास किया ताकि उनका ये सारा काम प्रॉपरली हो सके। और लिखने के कई फायदे हैं, ये तो आपको हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि राइटिंग का क्या फायदा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इस टॉपिक में जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है माल की आवाजाही। माल मतलब सामान की आवाजाही। ये सामान की आवाजाही कैसे करते थे, इसको समझने के लिए देखो बैकग्राउंड आपको लिखना है, बैकग्राउंड में क्या लिखना है या क्या समझने के लिए आवश्यकता है। एक तो ये कि जो मेसोपोटामिया की जो हकीकत थी वो आपको समझ में आना चाहिए कि मेसोपोटामिया फूड प्रोडक्शन में तो रिच था, तो कैनाल सिस्टम, एग्रीकल्चरल लैंड अच्छे ठीक ठाक थे, लेकिन इनके पास मिनरल रिसोर्स ना के बराबर था। मिनरल रिसोर्स में जैसे वहां, लेकिन वहां पे आप देखोगे अच्छे स्टोन्स मिले हैं, अच्छे तरह के वहां के लोग अच्छे दस्तकार हुआ, वहां पे लोग अच्छे वीवर्स हुआ करते थे, वहां के लोग अच्छे जो है आर्टिजन्स हुआ करते थे, अच्छे मतलब टूल्स वो निर्माण करते थे, ब्रॉन्ज का भी यूज करते, ना ही कॉपर वहां के एरिया में, मेसोपोटामिया के एरिया में लार्ज मात्रा में ना ही कॉपर है ना ही टीन है, तो कहां से कैसे बनता होगा, मतलब ब्रॉन्ज कैसे बनता होगा। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसके कारण पता चलता है कि ये लोग इन जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इसका आयात करते होंगे, मतलब इंपोर्ट करते होंगे फ्रॉम द अदर प्लेस। और अदर प्लेस ये सारे इनके बगल के एरिया, जैसे कि ईरान में मिलता है या फिर टर्की में मिलता है, तो वहां से ये लोग इन चीजों को आयात करते होंगे, मतलब इंपोर्ट करते होंगे। अब इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक मतलब वेल इक्विप्ड फॉरेन एक्सपेडिशन चाहिए, ट्रेड चाहिए, इसके लिए राजा भी चाहिए होगा, राजा ही सब में सहयोग कर रहा होगा। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टाउन था जिसमें एक स्टेट जैसी फॉर्मेशन, स्टेट जैसी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसके साथ ही साथ ट्रेडर्स का भी ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा, और हिम्मतदार ट्रेडर्स होते होंगे जो दूसरे जगह जाते होंगे और वहां के लोगों से, कम्युनिटी से वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते होंगे और अपना सामान वहां देते होंगे, बदले में ये जो मिनरल रिसोर्स है वो लेके आते होंगे। तो ये बातें, तो इसके लिए, लेकिन इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब इस एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, देखो बुलॉक कार्ट भी होता है, बुलॉक कार्ट या फिर बैक ऑफ डंकी। जो बुलॉक कार्ट या बैक ऑफ डंकी है, इसकी क्या कमी है ये याद रखना। इसमें तो एक तो बुलॉक कार्ट या बैक ऑफ डंकी से कोई सामान को कहीं दूर यात्रा से मंगाते हो तो प्रॉब्लम ये है कि उसके जितना सामान लाएगा ना उससे ज्यादा वो खाना खाएगा। जानवर खाना तो बिना खाना खाए तो करे ना, तो आपको लॉस होगा। दूसरी जगह स्पीड भी स्लो होगी और उनके लिमिटेशंस हैं, ये नहीं जितना मन उतना उस पर लाद दोगे, ये भी नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जो एफिशिएंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उस टाइम था ये कैनाल एंड नेचुरल चैनल ऑफ रिवर्स। उसको हमने बताया था किस तरह से, जैसे मेसोपोटामिया के रिवर्स हैं, तो इस तरह से ऐसे मान लो कई चैनल बने हुए हैं। तो अब यहाँ से, इस गांव से यहाँ पे मान लो, यहाँ पे उर में आना है कोई सामान, यहाँ पे मान लो यहाँ से ये सामान इस शहर में जाना है, यहाँ से इस चैनल के थ्रू यहाँ आ गया, ये सामान गांव से यहाँ आना है तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो नेचुरल चैनल के थ्रू गांव से या फिर अलग दूर जगहों से आसानी से पानी जो वाटर है उस पे बोट के द्वारा या शिप के द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा करता था। और आपको पता होगा कि ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड बेसिकली मेसोपोटामिया वाले कपड़ा भी अच्छा कपड़ा भी बुनते थे, और जो खाने का सामान ये लोग इसका एक्सपोर्ट करते थे
और दूसरे चीज़ों का, जैसे ये मिनरल्स जो है इसका इंपोर्ट करते थे, और बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए इनका जो कैनाल्स और नेचुरल चैनल ऑफ रिवर है उसका यूज करते थे। तो आज के लिए हम लोग इसी 2 टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन का विकास मेसोपोटामिया वाले ने कैसे किया, उसके लिए क्या साक्ष्य क्या एविडेंस है, उस पर डिटेल्स चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।